बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, NAN 24 न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का शेर दिल बेटा, एक नर जवान कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने का सोच ही लिया है, जो पाकिस्तान के लिए उसी अंदाज से सोचता है कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान सोचा करते थे, जिनकी फ़िक्र अल्लामा इकबाल वाली है। ये क्या करने जा रहे हैं, ये कैसे करेंगे पाकिस्तान को ठीक, ये कैसे करेंगे निज़ाम को ठीक, ये कैसे बदलेंगे हमारा पुराना निज़ाम। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बासी साहब, थैंक यू वेरी मच यार। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम आपके। वही खूबसूरत सी स्माइल, वही लहजा, वही अंदाज़, क्या करने जा रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ? सर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो इस वक्त चोर डाकू लुटेरे हर पार्टियां बदल बदल के जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुए हुए हैं पिछले 70-75 सालों से, फिर उनकी औलादें काबिज हुई, फिर उनकी औलादें काबिज हुई। कोई आके मज़हब का चूरन बेच रहा है, कोई आके अपनी गदी नशीनी के चूरन बेच रहा है, कोई आके अपने जो है वो नवाब वडेरा या वो क्या कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम का चूरन बेच रहा है। हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा जो इधर इक़्तिदार में बैठे, मैं उन जमातों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों का मसला ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इदारे को बरहना करने का सोच रही है, इदारा उस पॉलिटिकल पार्टी को बरहना करने का सोच रहा है, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बरहना करने का सोच रही है, और इस सारे सिनेरियो में अवाम और रियासत पाकिस्तान बरहना हो रही है दुनिया के सामने। इस पे कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे पहुंची है? नो वन मैटर्स, मतलब किसी को नो वन केयर्स अबाउट इट। अच्छा जी, पाकिस्तान कर्जों में है, किसी को फिक्र नहीं है। गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। एक गरीब के पास लिम्पी स्किन की बीमारी में एक माँ थी, बेचारी बेवा थी, उसके पास एक ही गाय थी जिसका दूध बेचती के वो गुजर बसर करती थी। वो गाय मर गई। इनके पास वैक्सीन ही मुर्दारों के पास नहीं आई लिम्पी स्किन की अभी तक, जब तक वो अपना काम करके फारिग नहीं होगी। लिहाजा पाकिस्तान के ऐसे हालात को ठीक करने के लिए किसी ने तो उठना था। तो हम बजाय इसके कि किसी का इंतज़ार करते, 11 साल इंतज़ार करते रहे जब से हम तलबा सियासत में थे, कोई ऐसा बंदे का पुत्र नज़र नहीं आया, तो हमने कहा हम खुद पॉलिटिकल पार्टी बना के मैदान में आए। बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान की अवाम ने देखा है मैंने कि स्पेशली यूथ ने आपको कबूल भी किया है। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के अंदर आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर हम एक दूसरे को बोलेंगे भी, तनकीद भी करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे भी, किसी की चोरी भी पकड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बाहर अगर किसी ने भी हमारे पाकिस्तान के किसी बच्चे को, किसी जवान को या फिर किसी लीडर को बुरा भला कहा तो मैं उसे गिरबान से पकड़ूंगा। लोगों को आपका ये जुमला बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप चोर को चोर नहीं कहेंगे, लुटेरे को लुटेरे नहीं कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर कैसे आप उसे ठीक कर सकेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं घर में हूँ और हम 3-4 भाई हैं। अगर हमारे इख्तिलाफ हैं ज़मीनों पे भी, जायदादों पे भी, मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन जब वो इख्तिलाफ हम मोहल्ले में जाके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे तो हमारी माँ की तरबियत पे सवाल उठेगा कि उसने कैसी तरबियत की है। तो हमारी माँ तो पाकिस्तान है ना, तो उस पाकिस्तान के बच्चों में से कोई एक पार्टी का है, कोई हमारी पार्टी का, कोई दूसरी पार्टी का है। वो जब हम लोग अमेरिका में, बरतानिया में या सऊदीया में जाके गिरेबान एक दूसरे का पकड़ेंगे, वो भी मस्जिद नबवी के साए में, तो सवाल तो हमारी माँ पे उठेगा। ऐसे ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रियासत को कभी भी ऐसी नहज पे ना पहुंचाओ कि इसका लोग मजाक उड़ाएं। माँ है तो बच्चे हैं, माँ ना हो ना बच्चे रुल जाते हैं। तो ये रियासत है तो हम हैं, रियासत नहीं है तो हम आज भी वो किसी के एक्सट्रीमिस्ट के इंडिया में गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते। सर हम कहीं किसी जोगे ना होते। अच्छा, शहीर से अलवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, जैसा कि आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने है कि गाली गलौच की सियासत स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपका इतना स्टैमिना है कि आप गाली गलौच बर्दाश्त कर लेंगे? जी, गालियां देने वालों ने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गाली दी थी। एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के इन्होंने कराची की और गुजरांवाला की सड़कों पे घसीटा था, क्योंकि मोहतरमा का इंतखाबी निशान लालटेन था तो मोहतरमा से तशबीह दी गई थी। उस दौर के 2-2 टके के
मौलवियों को जो आज भी बानियान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे होते हैं, इस तरह के कुछ जाहिलों को उस दौर में अयूब ने ख़रीद के मोहतरमा के ख़िलाफ़ फ़तवे लगाए थे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती को भी कुछ जाहिलों ने कुफ़र के फ़तवे लगा के काफ़िर-ए-आज़म कहा था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे भी कुफ़र के फ़तवे लगाए और आज उन्हीं मौलवियों की तकरीरें ही मुकम्मल नहीं होती जब तक इकबाल का ज़िक्र नहीं करते, उसी को बेच के खा रहे हैं। तो फ़तवे हर बंदे पे लगे, गालियाँ हर बंदे को मिली। मादर मिल्लत से बड़ा मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तान में है। तो जो उनको गालियाँ मिली हैं उन्होंने बर्दाश्त कर ली और सारी ज़िंदगी शादी नहीं की कि मैं पाकिस्तान को अपने भाई के मिशन को, मिस्टर जिन्नाह के मिशन को सर्व करूँगी। तो आज जिस औरत को गद्दार मिल्लत कहा जाता था, कम से कम आज कौम ने उसे मादर मिल्लत तस्लीम कर लिया। तो हमें भी अगर आज कोई 2-2 टके के बंदे गाली दे भी देते हैं, तो कल उनके बच्चे लाज़मी हमारे काफ़िले में शामिल होंगे इंशाल्लाह। शेर सियालवी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले एक शख्स गाली निकालता है, उसके बाद 3 निकालते हैं, उसके बाद 13 निकालते हैं, उसके बाद 113 निकालते हैं। फिर क्या होता है कि वायलेटेड हो जाता है माहौल। जैसा कि कहा जाता है ना कि हमारी पंजाबी में कि एक जो गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा करती है। अब हम इस तालाब को साफ़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप एक क्रिएटेड माइंड आदमी हैं। मैं ये सवाल आपके हमारी पार्टी का इजलास हुआ लाहौर में और फिर फैसलाबाद में हुआ। मैंने कहा मरियम बीबी से मुझे इख्तिलाफ़ है, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। बुशरा बीबी से शायद मुझे कोई सियासी इख्तिलाफ़ हो, लेकिन वो ख़ातून है, मैं नहीं बोलूँगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कई सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, हम नहीं बोलेंगे। ज़रदारी मौजूद है ना, इमरान खान भी मौजूद है और नवाज़ शरीफ भी मौजूद है। जने बनो, मर्दों की बात मर्दों से करो, ज़नानियों को क्यों बीच में ला रहे हो? उनको क्यों घसीट रहे हो? भई क्या हमारे घर में माँ, बहन, बीवी, बेटी नहीं है? एक उँगली उस तरफ उठाएँगे तो 4 अपनी तरफ भी आती हैं, 3 तो कम से कम आती ही आती हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने कारकुनान की तरबियत की कि औरत का एहतराम सीखें। इवन हमने जब अपना पार्टी लॉन्च की, जिस कॉन्फ्रेंस में हमारी ख़वातीन होती हैं, वहाँ हम उनके वालिदैन को भी इनवाइट करते हैं और जहाँ पर अगर ख़वातीन आए तो मैं अपनी वालिदा को या बहन को लाज़मी लेके गया कि जब मेरी माँ और बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफ़ूज़ होगी। जब आपने ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट कर दी अपनी पार्टी में, तो आप समझें कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और औरत का एहतराम होगा। अदरवाइज़ यही है कि अपने बच्चे दूसरे मुल्क में होंगे, अपने बीवी बहन जो है वो घर में सुकून से होंगी, लोगों के बच्चे आप मरवा रहे होंगे। अपनी सियासत की नज़र कर रहे होंगे। ये मुख्तलिफ आपने देखा होगा सियासी मज़हबी जमातों को, खुद स्टेज पे बैठे हुए हैं, नारे लगवा के बंदों को शहीद करवा देंगे और फिर कहेंगे हम पाकिस्तान बचा रहे हैं, हम दीन बचा रहे हैं, हम जनाब ये कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजियाँ होती हैं। तो हम ये काम नहीं करते। हम कहते हैं भाई हमारा कारकुन तो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है, मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं अपने कारकुन को नहीं गिरफ्तार होने दूंगा। और ये जब आप सियासी इक़दार लेके और फिर सर मैं एक और चीज़ इस पे अर्ज़ करूँ, मैं अपने हलके में कैंपेन पे निकला हुआ हूँ, तो आप यकीन करें मैंने हर कॉर्नर मीटिंग में जाके ये कहा कि हमारी वजह से, सियासतदानों की वजह से, हमारे इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पे आप 2 भाइयों में से एक मेरा सपोर्टर है, एक अगर नून या पीटीआई का सपोर्टर है ना, अपनी बोलचाल ख़त्म ना करना। क्योंकि कल को शादी वलीमों पे और गमी खुशियों पे ये सारे सियासतदान कैंडिडेट्स एक उस पे मेज़ पे बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे को झपियाँ डाल के मिल रहे होते हैं, आप क्यों इनके पीछे लड़ रहे हो? एक दूसरे के रास्ते आपने देखा होगा गाँव देहातों में राह बंद करने वाली एक शै होंदी है, रास्ता बंद कर देते हैं एक दूसरे के घर का, वो ना करें। एक दूसरे को बेआबरू ना करें, औरत को इस चीज़ में ना लाएँ और एहतराम करें, दलील की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करें। मैं अगर पॉलिटिक्स करूँ, मुझे पीपल्स पार्टी से अगर इख्तिलाफ़ है तो मैं बात करूँ दलील की बुनियाद पे। बांग्लादेश के मामले पे भी कुर्सी की लालच में आप लोगों ने मुल्क बेच दिया, 2 हिस्से कर दिए। मैं इख्तिलाफ़ करूँ तो मैं बोलूँ कि जी बिलावल साहब आप तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके, आप पहले थरपार कर चले जाएँ। जो खाना आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, कुत्ते जो आपने आपके घर वालों ने रखे हुए हैं, जिनको इतना लाखों रुपए का खाना खिलाया जाता है, वो उसका आधे का भी अगर आप थरपारकर वालों को खिला दें तो वो रोज़ाना ना मरें। तो इस चीज़ पे इख्तिलाफ़ करें, पॉलिसीज़ पे इख्तिलाफ़ करें, लेकिन ज़ात पे ना आएँ। हम अगर माज़ी में 1-2 गलतियाँ कर भी गए ज़ात पे जाके, अगर नासमझी में की, तो मैं समझता हूँ हमने भी गलत किया। लेकिन इस हद तक हम कभी नहीं गए जितना आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जा रही हैं।
एक पार्टी दूसरे पे कुफर के फतवे लगाए, दूसरी पार्टी पहले को गद्दार वतन बोल दे, तीसरे को बोल दे कि जनाब ये तो पाकिस्तान के वफादार नहीं है। भाई आप लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो अच्छे लगेंगे। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये होता है ना कि कोई बड़ा बात करता है तो वही उससे छोटा बात करता है, फिर उससे छोटा बात करता है। अब आपको पता है कि इस टाइम जो नौजवान है ना, मैं यूथ तो नहीं बोलूँगा, किसी एक साइड पे बात चली जाती है। इस टाइम जो नौजवान है ना, ज़्यादातर गाली गलौच उनकी तरफ से हो रही है। तो इस माहौल को कैसे ठीक किया जा सकता है? वो शायर भी कहता है ना कि 7 नस्लों का तारुफ है ये लहजा शायद, इंसान जब बोले तो नामे नसब खुलता है। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आपने बड़ा खूबसूरत शेर कहा और ये 100% दुरुस्त है। देखें, आपका लीडर आपकी पहचान होता है। इमरान खान को मैंने फेवर किया कुछ चीज़ों पे, लेकिन एक चीज़ पे हमेशा गिला रहेगा कि अमेरिका में जाके भी जो उसने कहा कि जनाब मैं नवाज शरीफ के कमरे से एसी निकलवा दूंगा, वही उस वक्त पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी तुम्हें देख रही थी, कोई अच्छा मुतालबा कर आते, ये काम तुम्हारे इख्तियार में था, ये तुम कर लेते, एसी निकाल लेते, हीटर निकाल लेते, लेकिन ये तुक नहीं बनती थी वहाँ जाके बात करने की। और फिर जिस तरीके से जलसों में खिताब करते हुए ओए फलानिया, ओए ढमकानिया, इस अंदाज में जब इस टोन में आप बात करेंगे तो जो बंदा सड़क पे बैठा हुआ है, जो मैदान में है, आपको सुन रहा है, वो आपको अपना कायद मानता है, लीडर मानता है, वो भी वही अल्फाज का चुनाव करेगा। तो अल्फाज के चुनाव को इस तरह करें कि आप अपने वालिदैन की बेहतरीन तर्जुमानी दिखा सकें। मैं ये खान को बोला, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वालों को इसलिए नहीं बोला कि उनसे मुझे कोई तवक्को भी नहीं है कि वो कोई बेहतरी लाएंगे, ये कोई लेकिन मेरा ज़्यादातर ख्याल गाली है। गलौच भी तो आपको पता है ना पीटीआई के वर्कर ही देते हैं। लेकिन पीटीआई का वर्कर ऐसा है कि उसे अगर आप लॉजिक से समझाएं समझ जाता है, मेरी बात तो समझ जाता है। और मैं आजकल पीटीआई के वर्कर को इतना छेड़ता भी नहीं हूँ। मुझे पता है इनका मुस्तकबिल हम लोग हैं, इंशाल्लाह ताला इन्होंने इधर ही आना है, आज ना आए 4 साल बाद आ जाएंगे। खान के बाद पीटीआई का वर्कर किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं होगा, इनकी पार्टी में भी। और नून और पीपल्स पार्टी में जाने से बेहतर है वो कहते हैं कि हम मर जाएं। तो वो खान के बाद सबसे ज़्यादा हमें ही सपोर्ट करते हैं, तो हम अपना मुस्तकबिल का वोट बैंक नहीं ख़राब करना चाहते खामखा में आज उनको कोई रगड़ा शगड़ा दे के। अच्छा, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर आपसे मशवरा लेना चाहें, तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं ज़रदारी साहब की, तो ज़रदारी साहब को आप क्या मशवरा देंगे? उन्हें मशवरे की ज़रूरत नहीं है, वो जोड़ तोड़ में बड़े माहिर हैं, उनसे कोई मशवरा लूँगा। ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब को क्या मशवरा देंगे? शादी कर लें, ज़बरदस्त। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, और मियाँ अपना घर है, अपना मुल्क है, इसमें रहा करें, ना भागा करें, जेल भी अपनी है। आप और मज़बूत हो जाते अगर इधर ही रहते तो। मियाँ शहबाज शरीफ का आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। और बीबी मरियम को? खातून है, अदब एहतराम से सलाम दुआ करके अल्लाह हाफ़िज़। बिलावल साहब को? आह, क्या मशवरा दें? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? टुकर-शुकर खिलाएँगे। चलिए परवेज़ खटक साहब को भी तो दें ना। वो डिफेंस मिनिस्टर है, अभी उनको अभी तो खैर चले गए हैं। परवेज़ खटक साहब के दौर में केपी के की पुलिस का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है वैसे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी बेहतर हुए हैं, और जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो भी बहुत बेहतर हुआ। मैं देख के आया हूँ, ये इन 3 चीज़ों पे मैंने एप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसा कि अभी आपने ना रिसेंटली देखा कि मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से, कोई एक पार्टी नहीं है, एक आध पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज या फिर किसी भी किस्म की बेहुरमती, आप क्या समझते हैं कि ये बचपना है, देखिए, नासमझी है या फिर बेवकूफ़ी है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक खातून एडवोकेट हैं, उन्होंने ऑडियो लीक हो गई उनकी 35 मिनट की, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवालात उसमें किए कि यार तुम लोगों ने गरीबों के बच्चे मरवाए नामूस रिसालत का नाम लेके और ख़ुद रिहा होके वापस आ गए, ठीक है। और फिर तुम लोगों ने क्या किया कि ये अभी वो कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मेरा हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों की अपनी है, वो जाने बूझे आपस में। फिर उन्होंने सवाल किया कि जनाब रिजवी साहब अचानक फ़ौत हो गए, उनका पोस्टमार्टम, ये अभी उन्होंने नहीं, उनके कारकुनान में, ये मैं अक्सर ग्रुप्स में देखा, सवाल होना शुरू हो गए कि वो फ़ौत हो गए, इतनी बड़ी हस्ती फ़ौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? ठीक है। अचानक फ़ौत होने के बाद हॉस्पिटल से वापस ले आए कि जी पोस्टमार्टम गैर शरई है और नहीं होना चाहिए। ये कौन था इसके पीछे और किसको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ? जब ये सवाल उठे तो टॉपिक को उन्होंने तब्दील करने के लिए ना, और ये सवाल उस खातून की तरफ से, उन खातून की तरफ से उठा कि
वज़ीराबाद में जो मुआहदा हुआ था, जिसके बाद आप लोग रिहा हो गए, आपके पर्चे, फोर्थ शेड्यूल सब ख़त्म हो गए, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई आपकी पार्टी पे, तो उसके बाद फ्रांस का सफ़ीर किधर था? आप में से आधे लोग कहते हैं कि सफ़ीर तो था ही नहीं, जब था नहीं तो किस बाप को निकलवाने के लिए निकले थे जो गरीबों के बच्चे शहीद करा दिए? और अगर सफ़ीर था, तो फिर आप वापस क्यों आए? आप तो हल्फ़ लेके उठे थे लोगों से कि जनाब अब कोई भी हो जाए, ये साद रिज़वी खुद भी कह दे तो फिर भी हम नहीं उठेंगे। ये सवाल उनके थे। तो इससे टॉपिक से तवज्जो हटाने के लिए इन लोगों ने सर सैयद को बीच में ला के गालियम-गलौच देना शुरू कर दी। पाकिस्तान के नोट की तज़लील की या जो भी किया। सर सैयद के अकायद क्या थे? अगर गलत थे तो मैं भी इख्तिलाफ़ रखूँगा उन अकायद से, लेकिन बात ये है कि आप उस खातून को जवाब दें। अब सर सैयद की जो इल्मी खिदमात थी उससे तो मैं नहीं इनकार कर सकता। अगर इख्तिलाफ़ करने पे इन लोगों को तो जाहिल हैं असल में, इनको पता चले कि यार कायदे-आज़म जिस मुस्लिम लीग के मेंबर थे उसका जो बानी और पहले फाउंडिंग मेंबर थे वो तो सर प्रिंस करीम आगा खान थे, तो ये तो पीर जमात अली शाह को भी कुफ़र का फ़तवा लगा दें। ये तो पीर ऑफ मानकी शरीफ और पीर ऑफ ज़कोड़ी शरीफ पे भी कुफ़र के फ़तवे लगा दें। इनका क्या जाता है? ये तो जाहिल हैं। ये तो कायदे-आज़म को भी काफ़िर कहते थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना पे भी कुफ़र के फ़तवे जाहिलों ने उस वक़्त क्या कहते हैं अय्यूब के कहने पे लगाए। मौलाना शाह अहमद नूरानी जिन्होंने कादियानी को काफ़िर करार दिया असेंबली में जाके, उनके बच्चों को ये गालियाँ देते हैं। सियाज शरीफ वाले ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने उस वक़्त एक तहरीक ख़त्म नबूवत में बड़ा रोल प्ले किया, उनके साहबज़ादों को ये लोग गालियाँ निकालते हैं कि हमारी पार्टी में नहीं है। भई तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं है तो वो काफ़िर हो गया नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को मुनाज़रा हराया था, उनके बच्चों को ये गालियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, 295 सी जिस पे ये सियासत करते हैं, उस 295 सी को लिखने वाला डॉक्टर तारिल कादरी था, उसको इन्होंने गालियाँ दे दी। अच्छा, दावत इस्लामी का मुरीद था मुमताज़ कादरी और गाज़ी तनवीर कादरी, ये इनके नाम पे इनकी पार्टी शुरू हुई, इनके नाम पे नारे लगाए, चंदे बटोरे, चंदे खाए, बाइकों से प्राडों तक आ गए। उसी मुमताज़ कादरी और तनवीर कादरी के पीर को दावत इस्लामी वालों को ये गालियाँ निकाल रहे हैं। मुझे बताएँ वही जिस थाली में खा रहे हो, जिस थाली से खा रहे हो, उसमें छेद ना करो ना कम से कम। तो जो लोग इस तरह नहीं बख्श रहे तो कल को नया कट्टा खोलेगा तो कायदे-आज़म पे कुफ़र के फ़तवे दोबारा लेके आ जाएँगे। अब तवज्जो हटाने के लिए, और अवाम तो ट्रक की बत्ती के पीछे चलने को तैयार होती है ना। उनको तो जिस तरफ आप लगा दें, पहले एक बैंक मैनेजर मार दिया इन लोगों ने, उनके गार्ड नहीं मार दिया और फिर कहा कि जी ये तो गुस्ताख हो गया। फिर इन लोगों ने मार दिया एक इंडस्ट्री का ओनर, वो मैनेजर जो बेचारा क्रिश्चियन था उधर से श्रीलंका का। जब कोई और जवाज़ नहीं था, कह दिया ये तो गुस्ताख था। बाद में प्रूव नहीं हुआ, हाँ, 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 प्रूव नहीं हुआ, और इससे फिर नुकसान क्या होता है, 295 सी जो मैं समझता हूँ हम तमाम मुसलमानों के लिए रेड ज़ोन है। हम इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों की ये हरकतें पहुँचा रही हैं। फिर कादियानी जो उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं, ये जो कादियानी मरदूद हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लोग पहुँचा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके कि इस्लाम का मज़ाक उड़ाओ यार पूरी दुनिया में। ये देखो हम लोग ये चंद चार्ट हैं। तो ऐसी हरकतें करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है। रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, बड़े अज़ीम आशिक रसूल थे, बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। उनके बाद जो लोग आए हैं, वो उसी तरीके से मरूसी सियासतदान हैं, जिस तरह बिलावल आ गया ज़रदारी और मोहतरमा के बाद, या वो मरूसी सियासत में फ़ज़ल रहमान साहब, मुफ्ती महमूद साहब के बाद आ गए, या मरियम बीबी तशरीफ़ ले आई नवाज़ शरीफ के बाद। इस तरीके से ये आ गए। फिर इसके बाद इनके तहरीक में मेरे ख़्याल है कोई 5-7 पढ़े लिखे बंदे भी थे, शफ़ीक अमीनी साहब जैसे बड़े डिसेंट लोग थे। उन सबको खोटे लाइन लगा के वो 2 बच्चों की, एक 14 साल के बच्चे की, एक वो 25 साल 26 साल के लड़के की तस्वीर उन्होंने लगा दी कि जी बाकी तो सारे एम ही हैं। मरूसी सियासतदान है सारी। पहले चाबी वाला खिलौना था, अभी छोटा खिलौना सामने ले आए, और बातें उनकी सुनो तो एक कभी इसको तड़ी लगा रहे हैं, कभी उसको तड़ी लगा रहे हैं। बंदा अगर आधे घंटे की उसकी छोटे खिलौने की तो तकरीर अगर पूरी सुने, तो सर दीवार पे पटके कि यार ये क्या कर रहा है, और आगे ज़्यादा बड़े जाहिल बैठे हुए वाह, 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 वाह लगे हुए। भई आप उनसे पूछो, 44 बंदे जो शहीद हुए, वो एक अंडर मैट्रिक बंदे को रिहा करवाने के लिए शहीद हुए थे, या उनके माँ-बाप ने उन्हें नामूस रिसालत के लिए भेजा था? वो मामला किधर है इस वक़्त? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदे मंगवाते हैं ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस के लिए, और लग कहाँ रहे हैं? उन्हें दिखाते हैं जनाब एक कमरे में 4 दवाइयाँ लोगों को दे के मेडिकल कैंप लगा दिए, वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं किसी के खाते में नहीं पता। जिसका कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, कहते हैं हुज़ूर देते हैं।
भाई अब इस्लाम बेच रहे हो तुम लोग। वो चंदा लेते हैं लोगों से ख़त्म नबूवत के नाम पे और अय्याशियाँ पट रहे हैं। दूसरा इन लोगों की हरकतें आप ये देखें कि इनसे लॉजिक पूछते हैं गाड़ी कहाँ से? कहते हैं नहीं नहीं हुण ते असीं हेलीकॉप्टर ले आएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। हमारे मुरीद है जी। नहीं देखें, जब हम लोग इस चीज़ तालीम को, दें लोगों को। जब स्पेशली इन सालों में तकरीबन पिछले 4-5 सालों में काफ़ी सारी अवेयरनेस आ गई है लोगों को, अभी वरना आ चुकी है। आप देखें जहाँ इनके 30,000 वोट होते थे अब 3,000 वोट भी नहीं निकल रहा। लोग इनके अपने तंग हो चुके हैं। इनके अपने लोग जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये इस टॉपिक से तवज्जो हटाने के लिए सर सैयद को बीच में लाया। हालांकि ये टॉपिक अभी बनता ही नहीं था 150 बाल छेड़ने का। इन्होंने लाई इसलिए कि तवज्जो हट जाए कहीं से। जिस तरीके से आपको पता है बड़ी बड़ी रियासतें धमाके करवा देती हैं अपने ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए, ये लोग इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। तो ये इन्होंने आज तक किसी को नहीं बख्शा। जो इनकी पार्टी में नहीं है वो तो काफिर है ना। और जो इनको बोले कि यार सवाल कर ले कि यार ये क्या है, तो वो गद्दार है। और जो कहे कि जनाब ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वो कादियानी हो गया नाउजुबिल्ला। मतलब मैं कहता हूँ यार जो मर्जी गाली दो लोगों को, कादियानी की गाली ना दो। कादियानी मरदूद वाली गाली तो लोगों पे ना लगाओ ना, मुसलमानों पे। और इन्हें तो फौज भी कुछ नहीं कह सकती। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। फौज देखिए, कुछ बोले तो उस पे भी वो भी हो गई। जी, कोई भी पार्टी है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नून लीग का कोई बंदा है, ठीक है, उसके साथ बहस कर रहा है एक पीटीआई वाला, तो उसको वो कह देगा कि भाई तू तो है यूथ ही है, कौम लूत और कौम यूथ है, ठीक है। अब कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा है, ठीक मैं है, कहता हूँ दलील एक क्या बंदा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। अब मुस्लिम लीग नून का बंदा है, सामने जो दूसरा बहस करने वाला है, अगर वो है पीटीआई का, उसने बोला तू है पटवारी, ठीक है। अब इनकी आपस में लग छिड़ती है पटवारी और यूथिये की। अगर लब्बैक वाले होते हैं, सामने जो दूसरा वाला होता है वो गुस्ताख और कादियानी की हो जाती है, ठीक है। अब सब ये इनको फिर कुछ भी नहीं काट कह सकते। देखें आप जो मर्जी गाली दें, लेकिन एक मुसलमान को अगर आप गुस्ताख या कादियानी या काफिर का लक़ब ज़बरदस्ती देते हैं ना, तो ये भी देखें कि आइम्मा कराम ने कहा था ये लक़ब अगर गलत साबित हो तो अपने ऊपर आ जाता है। गुस्ताख फिर वाजिबुल कत्ल भी होता है। हाँ, ये चीज़ तो है। तो अगर अगला प्रूव ना हो तो ये वापस आके तो फिर वाजिबुल कत्ल भी हो जाते हैं। इन्हें कोई तगड़ा मौलवी अभी आपस में दूसरी तरफ से टकरा नहीं है। वो टकर जाता तो आधे ये अपने एक दूसरे के सारी तन से जुदा करके बैठे हुए होते। ये ऐसे जाहिल इकट्ठे हुए। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो तहरीक लब्बैक वाले वो इस्लामिक टच, इस्लामिक कार्ड देते हैं, खेलते हैं। इस्लाम बेचते हैं। वो रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तक बिल्कुल ठीक था मामला, मैं उनके साथ खड़ा होता था, हर धरने में साथ खड़ा होता था। बाद में ये वही बिकाऊ माल आ गए। आप इनके मौलवी को अभी कॉल करें ना, इन्हें बोले मैं बुलाना चाहता हूँ अपने गांव में, वो बोले कि यार 40,000 रुपए हैं, मैं आ जाऊंगा। आप जितने लोगों ने इन्हें बुलाया ना, उन्हें जाके कुरान ले जाओ, उन्हें बोलो हल्फ पे बताओ ये जो इनका मौलवी आया था लाहौर से या फलाने शहर से कितने पैसे में आया था। 20,000 से रेट शुरू होगा 40-50,000 तक, अभी तो शायद बढ़ भी गया होगा। अच्छा, अब आते हैं आपकी पार्टी की तरफ। आप अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं, और स्पेशली ये जो अभी कमिंग इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शंस के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कितने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं? सर हम तकरीबन इंशाल्लाह ताला 95% हलकों में अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। 95%। हाँ इंशाल्लाह ताला हमारा होमवर्क कंप्लीट है तकरीबन। और वोट कितना मिलता है ये तो डिपेंड करता है। अभी हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना पैसा दे के अपनी चीज़ ऑन एयर करें। हमें वासी साहब आप जैसे दोस्त हैं जो कवरेज दिलवा रहे हैं अपने ओन पे, तो हमारे नैरेटिव अगर सही तरीके से आवाम तक पहुंच गया तो फिर तो हम अच्छा खासा अपना हिस्सा ले भी सकते हैं असेंबली में इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ना कि आपका मंशूर क्या है? सर इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान, जो किसी इंटरनेशनल चौधरी से इजाज़त लिए बगैर अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी दुकान से जो सौदा सलफ ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकता है, जहाँ से तेल ख़रीदना चाहे ख़रीद सकता है। मैं तो कहता हूँ हमें मौका मिला हम तो ईरान से तेल लेंगे। बाकी अगर 250 में दे रहे हैं और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स अगर हमें थोड़ा कम में दे रही हैं तो ईरान तो 80-90 रुपए में भी देने को तैयार है। तो अगर वो आप कहते हैं दुनिया नाराज़ होती है तो दुनिया भाड़ में जाए भी, हम कौन से कोई गामे घसीटे, हम भी एटॉमिक पावर हैं। हमारे पास भी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन एजेंसीज़ हैं। हमारी सिटीजन्स के लिए, हमारी आवाम के लिए जो चीज़ बेहतर और सूदमंद होगी हम वो करेंगे, बजाय इसके कि जो अमेरिका कहेगा वो करें। तो हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करेंगे।
जो जिसका फ़ैसला हम खुद कर सकें, जो हमें इंडिकेट ना किया जाए। अच्छा तालीमी निसाब, यकसा तालीमी निसाब, अमीर गरीब के बच्चे के लिए एक उसका मॉडल भी हम लाए हैं। तो मुल्क से कर्ज़े उतारने का मॉडल हम लोग लाए हैं। ये सारे जो ये पाकिस्तान सारी चीज़ें तो इमरान खान साहब भी कहते थे ना। उनके पास मॉडल नहीं था। आज वो ले आए उनका खान साहब को हमारे सामने बिठाएं कि क्या मॉडल है कर्जे उतारने का। वो कहेगा नवाज शरीफ चोर है। बोलो मॉडल क्या है पाकिस्तान से कर्जे उतारने का? बोलेगा जरदारी चोर है। वही मॉडल क्या है? सारा टब्बर चोर है। ओ घुघू, हमें ये बताओ कर्जे उतारोगे कैसे? इसका जवाब नहीं है। जी जी हम बताएं। मैं 10 करोड़ से ज्यादा मालियत रखने वाले लोग, उन पे कानून बना दो कि इनका 10% रियासत की मलकियत है, अगले दिन कर्जे उतर जाएंगे। जिसके पास भी 10 करोड़ है उसका 10% रियासत की मलकियत अभी है। डीएचए में बैठे हुए हैं ना, जी जी इस डीएचए 2 में मेरे ख्याल है हजारों घर हैं, ठीक है डीएचए 1 में भी हजारों घर हैं, ठीक है बहरिया के 8 फेज बने हुए हैं, सब फेज के लोगों में हजारों घर बने हुए हैं, हर फेज में। गौरी टाउन हमारे पड़ोस में, उधर भी हजारों घर हैं। ठीक है अस्करी 14 तक तो बन चुका है और उसका आगे सेक्टर सी भी बन चुका है। ठीक है मतलब एक अस्करी आगे सेक्टर कितने, उनमें भी हजारों हजारों लाखों घर हैं। अच्छा इसके अलावा कौन कौन सी सोसाइटियां ने यार, तुम सारे प्रॉपर्टी डीलर हो हैं? पार्क व्यू सिटी है, बैरिया बैरिया टाउन है, बहुत ज्यादा है। जी जी अच्छा ये माशाल्लाह आजकल तो सारे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे बैठे हुए हैं ना। इस सारे बंदे जो घर के और इनकी टोटल मालियत है, ये 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है आप ये कानून लागू कर दें, 10% आप रियासत की मलकियत होगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे। और क्या ये माजी में हुआ या नहीं हुआ? जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के बाद यह मॉडल इम्प्लीमेंट किया था कि 25% यानी 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। घर में 4 कमरे हैं, एक रियासत का, 4 गाड़ियां हैं, एक रियासत की, 4 जोड़े कपड़े के, एक रियासत के। और जर्मनी के औरतों ने तो सोना पहनना छोड़ दिया था। ऐसे ही आप यकीन करें, जर्मनी जिसके पास खाने को कुछ नहीं था उस वक्त वर्ल्ड वॉर के बाद, आज जर्मनी चौथे पांचवें नंबर पे दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क बन चुका है। तो ये मॉडल इन्होंने क्यों नहीं पेश किया? क्योंकि वो 300 कनाल के बनी गाला के घर में से 30 कनाल तो यूं ही जाता है। उस पे रेहाम भाभी नाराज होती थी उस वक्त। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मैं वैसे बता रहा हूँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ केस इन बरतानिया। उसके बाद मियाँ साहब ये मॉडल ला नहीं सकते थे कि उन्हें फिर इंडिया में और बरतानिया में और दुबई में जो उनकी मिल शिल लगी हुई है या प्लाजे बने हुए हैं, उसका भी 10% रियासत को देना पड़ता। जरदारी भी नहीं कर सकता कि उसके भी 6 मुल्कों में, दुबई और शारजा के प्लाजे तो मैं खुद देख के आऊँ, इसहाक डार के भी, जरदारी के भी। तो ये लोग ये नहीं कर सकते। हम जैसे लोग बड़े आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पास जो हुआ वो रियासत को देंगे इंशाल्लाह, जितना दे सके, कि हम कम अज़ कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके हमारे पाकिस्तानियों को और हमारे वज़ीर आज़म और वज़रा को नंगा करके चेक ना किया जाए। हमें इज़्ज़तदार तरीके से मिला जाए यार, लोग हमें इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, मेरे मुल्क को कोई इज़्ज़तदार तरीके से पेश किया जाए अक़वाम आलम में। ज़बरदस्त। अच्छा शहीर सियालवी साहब, आपको पता है कि इन दिनों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है ना प्रिडिक्शन दे रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के हवाले से। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सियासत कब तक चलेगी? जब तक गेट नंबर 4 वाले चाहेंगे। जब तक गेट नंबर 4 वाले चाहेंगे। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं? अगर ये माफ़ी मांग लें, अगर ये माफ़ी मांग ले तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए। इनके 2-3 वज़रा बड़े बेवकूफ़ हैं। एक लिमिट से बड़ा क्रॉस करके उन लोगों ने खेला है, जो इनको अभी गले का फंदा बनेगी ये चीज़ें, जो मुझे नज़र आ रहा है कि क्योंकि एक प्रोडक्ट जिसने बनाई है ना, वो जो मिस्त्री होता है उसे बेहतर पता होता है कि इस प्रोडक्ट को कंट्रोल कैसे करना है। तो मिस्त्री से पंगा ले बैठे हैं, तो कारीगर से पंगा ले बैठे हैं। या तो उनके हाथों में गोद में ना पले बड़े होते तो फिर आंखें दिखाते अच्छे लगते। अब क्योंकि उनकी गोद में पल बढ़ गए हैं ये लोग, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किलात होंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आवाज़ें लीक हो रही हैं बहुत लेट नहीं लीक हो रही? मुझे दुख है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की अगर ऑडियो लीक हो रही है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर ये हमारे भाई लोग ही कर रहे हैं
तो उनको भी मैं बोलूँगा कि यार और बहुत कुछ आपके पास पड़ा हुआ है मज़ीद भी लीक करने के लिए, वो लीक कर दें। प्राइम मिनिस्टर हाउस वाली ना लीक करें, उससे पाकिस्तान का इमेज और हमारी सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है उस पे सवाल पैदा होगा। ठीक है। कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है पाकिस्तान में? नए जो है ना ऑफिसर्स सामने आए हैं और स्पेशली रेमल अली शाह के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? आदिल राजा वाला कौन सी वीडियो की बात वो जो एक्ट्रेसेस की बातें उन्होंने की हैं। देखिए विदाउट प्रूफ मेरा ख्याल है कि बात करने की नहीं की जा सकती उन पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वो कर रही हैं, लेकिन जब तक मैं समझता हूँ मेजर साहब भी वीक पॉइंट खेल गए हैं और उस वो उनको बड़ा महंगा पड़ेगा। वो बड़े ठीक जा रहे थे मेरे ख्याल है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ वो वीक पॉइंट खेल गए जो अभी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज ही हैव नो प्रूफ अबाउट इट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये तो रिहाम खान अपनी किताब में लिख के गई है इनमें से कुछ चीज़ें। देखिए मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, अदाकाराएँ हैं उनके जो फ़िल्म में किरदार रहे या जो ड्रामा सीरीज़ में किरदार रहे, मुझे उससे इख्तिलाफ़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं उनकी ज़ात पे कभी हमला नहीं करूँगा। सही। मतलब देखिए ये हमारी पार्टी के मंशूर में है ना कि हम किसी औरत को नहीं छेड़ेंगे इस मामले में, वो उनका अपना फ़ेल है, अगर वो उन्होंने कुछ किया, नहीं किया, अभी सबूत नहीं है तो हम क्यों उस पे किसी किस्म का तबसरा करें? इसका जवाब तो आपको वो दे सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो ये जानना चाह रही है कि आपके पास ऐसी कौन-सी स्ट्रॉन्ग छड़ी है, या फिर जिस तरह वो इंडिया की फ़िल्म आई थी ना पीके, उनके पास एक मनका था, ठीक है? आपके पास डबरू का ऐसा मन डमरू का मनका, तो आपके पास ऐसा कौन-सा डमरू का मनका है कि जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान को एकदम साल में 6 महीने में ठीक कर लेंगे? तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह 5-10 साल में ठीक करेंगे। भाई 10 साल में। नहीं, खान साहब ने तो बोला था ना कि पहले 100 दिनों में ठीक कर लेंगे। खान साहब जाने वो जाने, हमें तो लगेंगे 5-10 साल लगेंगे। 10 सालों में आप क्या-क्या कर लेंगे? तालीमी निसाब तो मेरा ख़्याल है वो हम लोग पहले ही साल में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। कर्ज़े ख़त्म करने का मॉडल आपको बताया, अगर अर्जेंट पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा अदारे हैं, बाज़ अदारे ऐसे हैं कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, या फिर अदारे के अंदर बहुत ज़्यादा स्टाफ। ये इन्होंने अपने वर्कर और वोटर राज़ी करने के लिए जहाँ 10 बंदे भर्ती करने होते थे, उसी महकमे में 100 कर दिए। तो उनसे कहेंगे माज़रत जी। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियाँ वापस जा रही हैं। जा रही हैं, वो आप हमारी अपनी बांग्लादेश जा रही हैं। बिजली पे हम सब्सिडी देंगे टेक्सटाइल और मिल ओनर्स को फैसलाबाद में स्पेशली, और बिजली सोलर प्लांट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा सिलिकॉन सिटी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आईटी की फील्ड में अपने लोगों को बेहतर करना, फ्रीलांसिंग सिखाने में। फिर उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बेहतर करने में हमारे गिलगित में बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है। आप ये देखें कि अगर आप एक 5 स्टार होटल 5 स्टोरीज़ का बना सकते हैं और 200 छोटे-छोटे रूम्स इन अ रो आप उसमें बनाएँ और 25,000 आप एक रूम का अगर चार्ज करते हैं, जो सिर्फ़ $100 है। एक फ़ॉरेनर के लिए $100 इज़ जस्ट अ पीनट। और गिलगित और दुबई में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि दुबई आर्टिफ़िशियल ब्यूटी है, जाली। हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसे अच्छा एटमॉस्फेयर अगर दे दें तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 1000 कमरे अगर एक होटल में हैं, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो आप करोड़ों रुपए दिन की कमाई है, और साल से जब मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके के आपके अगर 50-60 होटल गिलगित के 10 अज़ला में अलग-अलग हो जाएँ, तो मैं समझता हूँ आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि एक तो आप ज़र मुबादला भी अपना ठीक कमा लेते हैं, आपकी कल्चर प्रमोट हो जाता है। गिलगित का ड्रेस जब एक गोरी पहन के सेल्फी लेगी और कहेगी फीलिंग ब्लेस्ड इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, तो आप देखें लोग कहेंगे ये तो दुनिया बकवास करती है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये तो बड़ा पुरअमन मुल्क है। अपने पिंक सॉल्ट की क्वालिटी जो है बेहतर करके हम लोग बेचेंगे, जो ₹100 का हम बेचते हैं और 4,000 रुपए का 125 ग्राम वो बिकता है, यानी 32,000 रुपए का 1 किलोग्राम वो दुबई में बिक रहा है। तो और वो उसे रिफाइन इंडिया करता है और इज़राइल उस शीशी में पैक करता है। 32,000 रुपये हमारा ₹100 बिक रहा है 32,000 में, और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो 32,000 रुपये में एक मुल्क कश्मीर में बमबारी कर रहा है और एक फ़लस्तीन में कर रहा है, और हम उसका जवाब इस फील्ड में नहीं दे रहे कि हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करेंगे या बढ़ाएँगे। हम उनका जवाब दे रहे हैं सड़कों पे रैलियाँ निकाल के कि इज़राइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। तो हम लोग लॉजिकल ग्राउंड्स पे ऐसे काम करेंगे कि हमें नारे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े।
वो खुद ही कहें कि जनाब ये अपना कश्मीर संभालें, हमसे अपने खालिस्तान नहीं संभाले जा रहे, या जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन नहीं संभाले जा रहे, आप ये पकड़ें। तो आप कर सकते हैं, दुश्मन को आप उसके घुटनों पर घुटनों पर ला सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। हम कोई चाबी वाले खिलौने थोड़ी हैं कि हमें कोई जो मर्जी उठा के चीज़ दे दे कि जनाब इस मौजू पे बोलो और इस तरह बोलो। हमने रिसर्च की है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं, हमारे पास 8-8 10-10 साल लोगों ने जदोजहद की है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आए हैं। अचानक किसी सानहे की पैदावार या हादसे की पैदावार नहीं है हम लोग। तो हम लोगों में और बाकी इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या मजहबी जमातों में फ़र्क ये है कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, स्ट्रगल की, फिर पॉलिटिक्स में आए। और ये सारे हादसाती हैं, कोई धमाके के बाद पैदा हो गया, कोई वालिद के मरने के बाद पैदा हो गया, और कोई जनरल जिलानी के कहने पे पैदा हो गया, कोई पाशा साहब के कहने पे पैदा हो गया, कोई अयूब साहब के कहने पे पैदा हो गया, कोई ज़िया उल हक साहब के कहने पे पैदा हो गया। तो इनमें और हम में फ़र्क तो है ना जी। ज़बरदस्त। अच्छा, इस टाइम आपको पाकिस्तान के अलावा जो है ना इंडियंस भी एनएन 24 न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तानियों को किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं, स्पेशली मुस्लिम्स, तो उनकी आँखों में आँसू से आ जाते हैं। ये भी आपका ही कहना है। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें पैगाम दूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों को मेरा सलाम दे दिया कि एएमयू के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सर सैयद की इतनी बेहतरीन तरबियत है कि 75 साल हिंदुस्तान के बनने के बाद जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उतारने लगे वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट, तो एएमयू का नौजवान खड़ा हो गया कि मिस्टर जिन्ना जो भी था उसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एक तवील अकीदत का एक रिश्ता था और हम जिन्ना की तस्वीर नहीं उतरने देंगे। एक और एएमयू के बाद जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ का कन्हैया कुमार, कॉमरेड उमर खालिद, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया मुसलमानों के राइट्स के लिए। मैं उनको भी खिराज तहसीन और लाल सलाम पेश करना चाहूँगा। और उसके साथ हिंदुस्तान में अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, राहत इंदूरी साहब के रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ कुछ महीनों पहले। इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरे मंजर भोपाली, ये वो शुअरा हैं जिन्हें हम लोग और हमारी पार्टी के लोग बड़े शौक से सुनते हैं। और अकबर ओवैसी और असद ओवैसी जो दो भाई हैं, इनको हमारा पाकिस्तानी अपने सियासतदानों से बढ़ के प्यार करता है। तो ये मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने हिंदुस्तान के भाइयों को, जूनागढ़ के वो फ्रीडम फाइटर्स को भी और हैदराबाद दक्कन के भी लोगों को, कि तकड़े हो जाओ, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन ग्रामी, ये थे शहीर सियालवी के जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। जी हाँ, दिलों की धड़कन है। नौजवान किसी भी पार्टी का हिस्सा हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हो, जब बात आती है ख़त्म नबूवत की या फिर पाकिस्तान की, तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नाम है शहीर सियालवी का। शहीर सियालवी की आज की गुफ्तगू कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉल करके हमें ये भी बताइएगा कि मज़ीद आपके जहन में ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछना चाहते हैं आप शहीर सियालवी साहब से। अगले इंटरव्यू के अंदर हम रखेंगे इनके सामने आपका सवाल और ये देंगे आपके सवालों के जवाब। NAN 24 न्यूज़ लाहौर से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को शहीर सियालवी के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।